हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। उद्योगों से 4 प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। जो उद्योग होता है ये 4 प्रकार के प्रदूषण को बढ़ाता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को ये बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है आइए यहाँ पे समझते हैं। उद्योगों से निकलने वाली धुआं वायु को बुरी तरह प्रदूषित करता है। जो उद्योग से धुआं निकलता है, जहरीली धुआं, वो वायु को बुरी तरीके से प्रदूषित करता है। उद्योगों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उससे किसी खाली भूमि पर या नदी या तालाबों में डाल दिया जाता है, जिससे भूमि और जल प्रदूषित होता है। जो उद्योगों का जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, यानी जो कचरा होता है, ये किसी खाली भूमि पर रख देते हैं या नदियों या तालाबों में डाल देते हैं, जिससे भूमि और जल दोनों प्रदूषित होता है। उद्योगों को चलने से जो आवाज उत्पन्न होती है उससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। और जब उद्योग चलता है तो जब उसमें काम होता है तो बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न होता है। और जो ध्वनि उत्पन्न होता है ये क्या करता है कि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार का कार्य करता है। नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला कार्य देखिए, नगर क्षेत्र में नालियां, पेशाब खाना और शौचालय आदि का निर्माण करता है। जो नगर निगम होता है ये नगर क्षेत्र में नालियां, पेशाब खाना और शौचालय आदि का निर्माण करता है। दूसरा कार्य देख लीजिए, कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करता है। जो नगर निगम होता है ये कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करता है। तीसरा कार्य देख लीजिए, पीने का पानी का प्रबंधन करता है। जो नगर निगम होता है ये पीने की पानी का व्यवस्था करता है। चौथा कार्य देख लीजिए, गलियों, पुलों एवं उद्यानों की सफाई एवं निर्माण करता है। जो नगर निगम होता है ये गलियों, पुलों एवं उद्यानों की सफाई करता है तथा इसका निर्माण कार्य भी करता है। पांचवा कार्य देख लीजिए, आग बुझाने का कार्य करता है। जो नगर निगम होता है ये आग बुझाने का भी कार्य करता है। और यहाँ पे छठा कार्य देख लीजिए, कल्याण केंद्रों जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम केंद्र की स्थापना और देखभाल करता है। जो नगर निगम होता है ये कल्याण केंद्रों जैसे मृत केंद्र हो गया, शिशु केंद्र हो गया, वृद्धा आश्रम केंद्र हो गया, इसकी स्थापना भी करता है, बनाता भी है और इसका देखभाल का कार्य भी करता है। और अंतिम कार्य देख लीजिए, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करता है। जो नगर निगम होता है ये जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी करता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। जो लोकतंत्र है ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता क्या होती है, सर्वोपरि होती है, यानी सबसे ऊपर होती है। जनता ही मालिक होती है। जो लोकतंत्र होता है इसका मालिक कौन होता है, तो जनता
होता है? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जो लोकतंत्र है ये जनता का है और जनता के लिए है और जनता के द्वारा शासन होता है। इससे स्पष्ट है कि जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाती है। जो लोकतंत्र होता है इसमें जनता अपना प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाती है। प्रतिनिधि जनता के बीच का ही होता है। जो प्रतिनिधि होता है ये जनता के बीच का ही होता है, जिससे आम जनता मतदान के करके चुनता है। जो आम जनता होती है क्या करती है? मतदान करके चुनती है। चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं ये सरकार के गठन करते हैं और कल्याणकारी नीतियां बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि खनिजों के संरक्षण के लिए उपाय बताइए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि खनिजों के संरक्षण के लिए उपाय बताइए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय है। जो खनिज होता है ये क्षयशील होता है यानी खत्म होने योग्य होता है और ये अनवीकरणीय होता है, इसे हम पुनः बना नहीं सकते हैं। इसका भंडारण सीमित है। जो खनिज है इसका भंडारण सीमित है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा और इसे पुनः निर्माण भी नहीं किया जा सकता है। जो खनिज होता है इसे पुनः हम निर्माण भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका निर्माण बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया है। क्योंकि जो खनिज का निर्माण होता है इसकी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है। खनिज आधुनिक उद्योग जगत का आधार है। जो खनिज है ये आधुनिक उद्योग जगत के आधार हैं। औद्योगिक विकास के क्रम में खनिजों का अधिक दोहन हुआ है। जब औद्योगिक विकास हुआ तो उस क्रम में खनिजों का अधिक दोहन हुआ है, जिसके कारण खनिजों के अस्तित्व संकटग्रस्त हो गया है। जिसके कारण क्या हुआ है कि जो खनिज है वो बहुत ही कम बचे हैं, इसीलिए खनिजों का संरक्षण अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखिए खनिजों का संरक्षण निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। हम खनिज का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए पहला उपाय है खनिजों के निरंतर दोहन पर रोक लगाना चाहिए। जो खनिज का हम निरंतर दोहन करते हैं यानी बराबर उसमें से निकालते रहते हैं, इस पर रोक लगाना चाहिए। और दूसरा देखिए खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि इसे बचाया जा सके। और खनिजों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए यानी जितना उपयोग करने लायक हो उतना ही उपयोग करना चाहिए ताकि इसे बचाया जा सके। और तीसरा देखिए कच्चे माल के रूप में इसका खोज किया जाना चाहिए। और कच्चे माल के रूप में इसका खोज किया जाना चाहिए यानी एक भंडार मिला है तो आपको दूसरा भंडार का भी खोज करना चाहिए ताकि हमें जो खनिज है वो मिल सके। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपन को ही भूकंपीय तरंग कहते हैं। तो भूकंपीय तरंग किसे कहते हैं? तो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपन को ही भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंग का वेग अलग अलग होता है। जो भूकंपीय तरंग होते हैं इनका जो वेग होता है, जो चाल होता है, ये अलग अलग होता है। भूकंपीय तरंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो भूकंपीय तरंग होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक तरंग जिसे पी तरंग भी बोला जाता है। दूसरा होता है द्वितीय तरंग जिसे एस तरंग भी बोला जाता है। और तीसरा होता है दीर्घ तरंग जिसे एल तरंग भी बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसका पीडीएफ आप लोग जाइए और हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ का आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।